नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत दीपावली के 6 दिन के बाद से शुरू हो जाती है। इसमें सूर्यदेव और षष्ठी देवी की पूजा का विशेष महत्व होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिहारी महासभा द्वारा छठ का बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बिहारी महासभा ने इसकी तैयारियां पहले से करनी शुरू कर दी थी। छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ शुरू हो गई थी। उसके बाद छठ पूजा के दूसरे दिन 6 नवंबर बुधवार को खरना का प्रसाद ग्रहण किया गया और आज छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया गया। दीपावली के 6 दिन बाद छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में इस पर्व की धूम देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में लव, लैंड और थूक जिहाद की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उत्तरकाशी मस्जिद प्रकरण पर उन्होंने प्रशासन को दोबारा भूमि अभिलेखों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले अधिकारियों की बैठक ली, जिसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और शक्ति मंदिर के दर्शन किए। सीएम धामी ने कहा कि गंगोत्री हाईवे पर चुंगी बडेथी से भैरवघाटी तक ऑल वेदर रोड चौड़ीकरण का मामला दो मंत्रालयों में चल रहा है। कहीं कहीं पर रुकावट आई है। इसे लेकर संबंधित विभाग से दस्तावेज और जानकारी मांगी गई है। यह दस्तावेज उपलब्ध होने में आपको बता दें कि भारत सरकार के स्तर पर भी बातचीत की जाएगी, जिससे जल्द ऑल वेदर रोड का काम शुरू हो जाएगा। देवभूमि की डेमोग्राफी में भी काफी परिवर्तन आ रहा था। उस बदलाव को रोकने के लिए हमने सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है, जो देवभूमि की पवित्रता और उसकी संस्कृति की रक्षा करेगा। साथ ही हमारी सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ भी मजबूती से मुहिम चलाकर अब तक करीब 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो गैरकानूनी रूप से कब्जे में थी, उस गैरकानूनी कब्जे से मुक्त करवाया है, अतिक्रमण से उसको बाहर निकाला है। हम प्रदेश में लव जिहाद है, थूक जिहाद है जैसी ऐसी घटिया मानसिकता के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाते हुए लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम पिछले विधानसभा के सत्र में दंगा रोधी कानून भी लेकर आए हैं, जिसके द्वारा अब प्रदेश में दंगा फैलाने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही दंगों में होने वाली संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी अब उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी जिसके कारण से वो नुकसान होगा। आने वाले बजट सत्र में हम एक सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे, जो काफी लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा है। प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल का कानून लागू किया है, जिससे कि युवाओं के साथ कई वर्षों से हो रहे खिलवाड़ पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और प्रदेश के अंदर नौजवान युवाओं में, प्रतिभागियों में एक विश्वास पैदा हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ा है, उनके माता पिता का भी आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वो अनेक जो दूसरी प्रकार की गतिविधियों में उनका ध्यान जाता था, वहाँ से हटकर अब केवल और केवल अपनी प्रिपरेशन में, अपनी तैयारियों में वो लगे हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि हम अगर ठीक से तैयारी करेंगे, ठीक से हम अपनी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमको जो है चयन का अवसर मिलेगा। और पिछले दिनों पीसीएस परीक्षा का जो हमारा अंतिम परिणाम प्रकाशित हुआ, पूरे राज्य के अंदर मैं इस परिणाम के प्रकाशित होने के बाद पूरे राज्य के अंदर गया और पूरे राज्य के अंदर मैंने देखा कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां 5 या 10 छात्र एवं छात्राएं प्रतिभागी उसमें सेलेक्ट नहीं हो रहे हों, सबको चयन का अवसर मिले। उत्तराखंड में 38वें खेलों के आयोजन की तिथि को भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतिम मुहर लगा दी है। यह खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। यह भी बताया गया है कि खेलों के सफल आयोजन को भारतीय ओलंपिक संघ ने 5 समितियों का गठन कर दिया है।
इसमें गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी का गठन होने से अब राष्ट्रीय खेलों के दौरान आयोजित होने वाली स्पर्धाओं और उनके आयोजन स्थल पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गत माह दिल्ली प्रवास के दौरान भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात कर राष्ट्रीय खेलों की तारीख घोषित करने का अनुरोध किया था। तब इस पर संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेल कराने को सहमति दी थी। अब राष्ट्रीय खेलों की तिथि को आपको बता दें कि विधिवत जानकारी दे दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी चुनाव में मिली जीत का जश्न भारत में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में साधु संतों ने ट्रंप की जीत पर खुशी जाहिर की। महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्तिनंद महाराज ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बधाई दी और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि आज वह नारा पूर्ण रूप से सफल साबित हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने से पूरे विश्व में शांति आएगी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी पुरजोर तरीके से जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव में सबसे बड़ी जीत के उद्देश्य से बीजेपी केदारनाथ प्रवासियों के अतिरिक्त 3 प्रमुख वर्ग सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। सीएम धामी समेत सभी स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी कार्यकर्ता बूथ और पन्ना स्तर पर पूरी सक्रियता से प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य अब तक के सर्वाधिक, आपको बता दें कि सर्वाधिक अंतर से जीत हासिल करना है। उन्होंने बताया कि सभी 40 स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 बड़े कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ केंद्रित चुनाव रणनीति हमने तैयार की हुई है। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक चुनाव के दृष्टिकोण से हमने उनको काम सौंपा है। हमारे 40 स्टार प्रचारकों की भी कार्यक्रम तय कर दिए हैं और 3 बड़े सम्मेलन, जिसमें एक महिला सम्मेलन, एक अनुसूचित जाति का सम्मेलन, एक पूर्व सैनिक सम्मेलन, ये सम्मेलन 3 बड़े स्तर के होंगे। मुख्यमंत्री जी की भी हम 3 सभाएं अभी उसकी योजना हम बना रहे हैं। मेरा भी प्रत्यक्ष रूप से 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मतदान का प्रचार तक का दिन मेरा कार्यक्रम भी सुनिश्चित हो गया है। और हमने अपने कार्यक्रम की श्रृंखला, जो मैंने कहा ना, हर बूथ हर गांव तक पार्टी की जो हमारी इकाई है वो उसके साथ बातचीत करना और बूथ पर अधिकतम मतदान सुनिश्चित हो, इस दृष्टिकोण रचना में बनाई है। केदारनाथ क्षेत्र में बड़ी संख्या में पलायन हुआ है, तो ऐसे अनेकों लोग जो देहरादून में रहते हैं और दूसरे स्थानों पर हैं, उनसे भी हम संपर्क साधे हुए हैं। सब लोग मतदान के लिए अपने गांव जाएं, ऐसा हमने आह्वान किया है। लोकतंत्र में मतदान का बहुत बड़ा महत्व है और केदारनाथ विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मत प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य लिया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा के अंदर महिला मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है और जब से राज्य बना है हमने हर बार महिला प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी को की हमारी, चाहे आशा जी, उससे पहले सैला जी हमारी विधायक रही हैं और इस बार भी जनता वहाँ की मातृशक्ति को सम्मान करेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसान भवन देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में राज्य जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं परिषदीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जैविक कृषि के विकास एवं कार्मिकों से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बैठक में जैविक उत्पाद परिषद के वर्तमान ढांचे की मजबूती के लिए आपको बता दें कि 67 नए पदों को सृजित किए जाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। आपको बता दें कि मंत्री ने अधिकारियों को जैविक खेती के विकास के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक से पूर्व उन्होंने किसान भवन में लगी प्रदर्शनी के स्टॉलों पर उत्पादों का जायजा भी लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि
जैविक उत्पाद परिषद का किया और मैंने एक हफ्ते के अंदर ये बैठक आउट की है और जो मैंने मंत्रालय संभालने के बाद 2.5-3 साल में अनुभव लिया है वो आज बोर्ड के कई माननीय सदस्यों के साथ अधिकारियों के साथ हमने शेयर किया है। और धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा हम 50% से अधिक जैविक होंगे। आज हम 30% ऑर्गेनिक हैं। हमने संकल्प किया है कि हमारे कम से कम 95 ब्लॉक की 46 बैंकों को ऑर्गेनिक करेंगे। आज हमारा एक जिला ऑर्गेनिक है रुद्रप्रयाग, हम 5 जिलों को ऑर्गेनिक करेंगे क्योंकि आज ऑर्गेनिक खेती में इतना फायदा है कि जो चीज़ उदाहरण के लिए जो चावल 100 रुपये किलो बिकता है, अगर वो ऑर्गेनिक जाता है तो उसका दाम 250-300 रुपये हो जाता है। और इसके लिए किसानों की ट्रेनिंग के लिए मछखाली और टिहरी में हमारे सेंटर उनको रिवाइव कर रहे हैं। अभी तक 30,000 लोगों ने मछखाली से यहाँ से ट्रेनिंग ली है। मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर रिवाइव हों और मुझे पूरा भरोसा है सरकार से हमारे एमडी और हमारी टीम काम कर रही है। आने वाले समय में हमारा जैविक उत्पाद परिषद पूरे देश के अंदर अभी तक हमें जैविक उसमें लगातार 3 साल से प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। तो पुरस्कार मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेंद्र शाह ने अल्मोड़ा के मारचुला में हुए बस हादसे को लेकर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने इस हादसे के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इस हादसे के लिए पहाड़ों में सड़कों की दुर्दशा और पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की बदहाल व्यवस्था पूरी तरह से जिम्मेदार है और यह दोनों काम राज्य सरकार के अधीन है। तो कहीं ना कहीं इस हादसे के लिए राज्य की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। 36 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और कई लोग मौत से जंग भी लड़ रहे हैं। ये सब सरकार की नाकामी और अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। देखिए, बहुत ही दुखदायी ये हादसा है। मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था धुमाकोट के अंदर, जहाँ 48 कैजुअल्टी हुई थी और यहाँ 36 के लगभग कैजुअल्टी हो चुकी है। उसके बाद भी हमने संभलने की कोशिश नहीं की। मेरा ये मानना है कि दूरस्थ पहाड़ के क्षेत्रों में आज भी 25वें साल में उत्तराखंड आने जा रहा है और इस 25वें साल में आज भी हम उन दूरस्थ क्षेत्र की जो बसें हैं उन बसों को नहीं बढ़ा पाए हैं, वहाँ पर सही मायने में उनकी यात्रा को सुगम नहीं कर पाए। तो उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अब हम दुर्घटना घटती है उसके बाद हमने अगर 1-2 ARTO को सस्पेंड कर दिया या उस दौरान त्वरित गति से कार्रवाई कर दी, उससे काम चलने वाला नहीं। मूल जड़ ये है कि जिन दूरस्थ क्षेत्रों में बसों की कमी है, जब तक बसों की कमियाँ दूर नहीं होंगी तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। जो मूल मंत्र है वो ये है कि दूरस्थ क्षेत्रों में बसों को बढ़ाया जाए। अब जब बस एक सुबह आएगी दूसरी शाम को आएगी तो 2 बसों में कहीं ना कहीं मजबूरी होती है। मैं समझता हूँ ड्राइवर कंडक्टर की भी कि वो सवारियों को नहीं बिठाए तो सवारियाँ झगड़ा भी करती है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ऐसे क्षेत्रों में जो है बसों की समुचित व्यवस्था करे ताकि इस तरह के हादसे टल सके। केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के लिए अब करीबन 2 सप्ताह का ही समय शेष रह गया है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ में स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम बड़े स्तर पर करने का फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम केदारनाथ में आयोजित किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता जल्द ही केदारनाथ में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम हमारे मंत्री, विधायक और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और नेतागण वहां पर पहुंचे हुए हैं और हमारे
कार्यकर्ता वहां लगे हैं। मंडल से लेकर के बूथ से शक्ति केंद्र तमाम सभी पदाधिकारी घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का 11 तारीख से लगातार जब तक हमारा 20 नवंबर तक चुनाव होगा वो वहीं पर रहेंगे, वहीं पर प्रवास करेंगे और लोगों के बीच में जन संवाद करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहीं पर अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा के साथ साथ वहां कार्य करने का काम करेंगे और हमारे जो संगठन महामंत्री हैं वो भी वहां पर रह करके लोगों के बीच में जन संवाद करके जो हमारी कैंडिडेट है आशा नोटियाल जी के पक्ष में प्रचार करने का काम करेंगे और लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत बेहतर ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है। तो जब 20 नवंबर को चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर वो सीट मिलेगी और हम पूरी मेहनत के साथ में। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां तमाम छात्र संगठन जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, वहीं चुनाव समय पर संपन्न होने के कारण सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि हमारे प्रदेश महामंत्री आज न्यायालय के समक्ष गए हैं। विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की है और उसके बाद माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। विद्यार्थी परिषद ने प्रेस वार्ता करी है, जिसमें आप सभी प्रेस वार्ता बंधुओं का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और विद्यार्थी परिषद की लगातार सरकार के साथ साथ कोर्ट से मांग रही है कि छात्र संघ का चुनाव जल्द से जल्द घोषित हो। विद्यार्थी परिषद आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से वार्ता कर चुकी है कि छात्र संघ का चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। विशेषकारों के साथ हम लोगों में वार्ता हुई है, वकीलों से हम लोगों की चर्चा हुई है। अंततः ये निर्णय आया है कि हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा उसी के पक्ष में छात्र संघ के चुनाव होंगे। आज विद्यार्थी परिषद हाईकोर्ट के अंदर प्रदेश मंत्री के नेतृत्व में पहुंच चुकी है और विद्यार्थी परिषद ने हाईकोर्ट में रिव्यू की एक याचिका दायर कर दी है कि छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। 17/10/24 को महिपाल सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा छात्र संघ चुनाव पे रोक लगाने की जो PIL हाईकोर्ट के अंदर डाली थी, उसका भी विद्यार्थी परिषद ने विरोध करा है कि छात्र संघ का चुनाव का मामला जो विषय है ये कोर्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए था। पर विद्यार्थी परिषद न्यायपालिका का सम्मान करती है और हम लोगों की वार्ता हो चुकी है। अंततः यह फैसला किया है कि हाईकोर्ट का जो डिसीजन होगा वो सबका सर्वमान्य होगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि हाईकोर्ट छात्र छात्राओं को देखते हुए, छात्र प्रतिनिधियों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक देश के अंदर नई ऊर्जा जिस प्रकार राजनीति के अंदर पैदा हो, इन सबको विषय का ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराएगी। ऐसे हम लोगों को। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक IAS अधिकारी के कमरे में जाकर गाली गलौज की और टेंडर लेने के लिए अधिकारी पर दबाव बनाया, जबकि बॉबी पवार ने सारे आरोपों को निराधार बताया है। वहीं सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सचिवालय से प्रदेश की सर्वोच्च कार्यालय इकाई में किसी बाहरी व्यक्ति बॉबी पवार द्वारा सरकार के वरिष्ठ नौकरशाह तथा सचिवालय सेवा के सहयोगी साथियों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार, गाली गलौज तथा मारपीट का प्रयास अत्यंत अशोभनीय है, जिसकी कड़ी निंदा की जाती है। बॉबी पवार द्वारा इस तरह सचिवालय में घुसकर सरकार के वरिष्ठ नौकरशाह एवं सचिवालय सेवा के कर्मचारी के साथ बदतमीजी करना, मारपीट का प्रयास करना था, कॉलर पकड़कर बाहर देख लेने की धमकी देना बहुत ही खेदजनक है। प्रदेश की सर्वोच्च कार्यालय इकाई सचिवालय में आज जिस तरह का माहौल रहा और देर साय बॉबी पवार नामक व्यक्ति का एक सरकार के वरिष्ठ नौकरशाह के साथ और सचिवालय सेवा के हमारे सहयोगी साथियों के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना और सचिवालय से बाहर आकर देख लेने की धमकी देना हम सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह है और इस सरकार के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है कि सचिवालय में इस तरह के लोग, गुंडा प्रवृत्ति के लोग आकर सचिवालय सेवा के और वरिष्ठ नौकरशाहों को इस तरह से धमका रहे हैं, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। और बॉबी पवार नामक व्यक्ति द्वारा जिस तरह से आज का प्रयास किया गया है, हम सब लोग असुरक्षित माहौल में हैं और इस सचिवालय में ऐसे माहौल के लिए बोलने वाला कोई व्यक्ति, कोई संघ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि सरकार आज के इस बॉबी पवार द्वारा की गई घटना का संज्ञान लेगी और बॉबी पवार जैसे लोगों के द्वारा जो कृत्य किया गया है और एक गुंडागर्दी का माहौल सचिवालय के अंदर बनाया गया है, एक ऐसे वरिष्ठ नौकरशाह के साथ जो बहुत ही मृदुभाषी हैं, व्यवहारिक हैं और शांतिप्रिय वातावरण में अपना काम करते हैं। साथ साथ सचिवालय के उन तमाम साथियों को जो उनके साथ निजी सचिव के रूप में हैं, उनका कॉलर पकड़ना, उनके साथ मारपीट करना
तो ये बहुत ही अपरम जो एक व्यवहार है, आचरण है, अमर्यादित आचरण है, वो उसकी सीमा लांघी है आज बॉबी पवार ने। और बॉबी पवार को सख्त गिरफ्तारी हो ऐसी हम उम्मीद करते हैं। साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि सचिवालय का कोई मैकेनिज्म ऐसा बने, कोई ऐसा सिस्टम जनरेट हो कि आम आदमी सचिवालय में इस तरह से ना घुस सके और सचिवालय के लोग सुरक्षित रहें, सचिवालय के अधिकारी सुरक्षित रहें। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बॉबी पवार जैसे लोगों के लिए निपटने के लिए हम लोग जल्द ही अपने कर्मचारियों की बैठक बुलाएंगे। और जिस तरह से आज ये गुंडागर्दी का माहौल बॉबी पवार ने तय किया है, भविष्य के लिए बॉबी पवार जैसे लोगों को हम लोग इसकी जो है बानगी दिखाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि एसएसपी इस घटनाक्रम का त्वरित संज्ञान लेंगे और सचिवालय के उन वरिष्ठ नौकरशाह के साथ साथ सचिवालय सेवा के हितों को भी साधेंगे, क्योंकि हम सब लोग यहाँ 12 घंटे की नौकरी करते हैं और पूरा तन मन धन से अपनी सेवा इस सचिवालय में बिताते हैं और सचिवालय से ही मुख्य धारा बह के जाती है। बॉबी पवार जैसे लोग आकर इस सचिवालय की धारा को एक दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं पुनः आप सबसे उम्मीद करता हूं, मीडिया के हमारे तमाम साथियों से, इस प्रमुखता से इस खबर को छापेंगे और बॉबी पवार की जो गुंडागर्दी सचिवालय के अंदर आप देखने को मिली है, इसका संदेश भी आम जनमानस को जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। और जिस प्रकार से आप सभी ने कल रात से देखा होगा कि तमाम न्यूज़ पोर्टलों में, आज के अखबारों में एक खबर सुर्खियों में है कि बॉबी पवार ने सचिवालय के भीतर जाकर एक वरिष्ठ आईएएस को जान से मारने की धमकी दी और उन्हें अब जान माल का खतरा है। एक ऐसे बड़े आईएएस जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शासन में बहुत बड़े पद पर हैं, सरकार के भी पसंदीदा आईएएस हैं और मुख्यमंत्री धामी के भी पसंदीदा आईएएस हैं। ऐसे आईएएस का आरोप है कि बॉबी पवार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और मुकदमा दर्ज कर दिया। और मैं देख रहा हूं कि डीजीपी तक का बयान है कि बॉबी पवार पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई इस पे बनती है तो आप करिए, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आईएएस जो हैं मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है, जिस प्रकार से मैं न्यूज पोर्टलों में देख रहा हूं, आज सुबह के अखबारों में देख रहा हूं कि बॉबी पवार आए और कोई टेंडर को लेकर दबाव बना रहे थे, तो मैं आईएएस मीनाक्षी सुंदरम को भी कहना चाहूँगा और एफआईआर लिखने वाले अधिकारी को भी कहना चाहूँगा कि सौगंध है मुझे उस मासूम महाराज की कि अगर इस प्रकार के झूठे आरोप बॉबी पवार पर लगाने लगे कि तुम टेंडर को लेकर आए थे और ये तमाम प्रकार के जो झूठे आरोप हैं, तो सौगंध है उस मासूम महाराज की कि हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। अब सच्चाई क्या है? आपने तो टेंडर का आरोप लगा दिया। क्या बॉबी पवार ठेकेदार है? क्या बॉबी पवार ठेकेदारी करता है? पर सच्चाई ये है कि जब आप जैसे अधिकारियों ने हमारे द्वारा पूर्व में उठाई गई आवाज, जो अनिल कुमार यादव जो यूपीसीएल के एमडी है, रिटायरमेंट के बाद उनका 2 साल का सेवा विस्तार देना और एक ऐसे अधिकारी का जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन पर लगभग 200 करोड़ भ्रष्टाचार करने का आरोप है या उनकी संपत्ति जो 200 करोड़ अवैध तरीके से कमाई गई है उसके आरोप है। इससे पूर्व जब वो पिटकुल में मुख्य अभियंता थे, उस दौरान वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी उस बोर्ड की अध्यक्ष थी और उन्होंने जब जांच की, उस जांच में दोषी पाए गए थे ये एमडी जिनका आपने आज सेवा विस्तार दिया है। और राधा रतूड़ी ने सख्त निर्देश दिए थे कि इनके खिलाफ उच्च से उच्च कार्रवाई हो। और उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।